नमस्कार, मैं माया और आप सुन रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। आज की कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम गहरी नींद के लिए सुनेंगे कहानी बेपनाह नफरत, जिसकी रचयिता हैं सरोज वर्मा जी। रति कहाँ हो? महेश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। यहाँ हूँ, गौशाला में गाय को दाना पानी दे रही हूँ, रति गौशाला से बोली। पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपना काम करती रहना, महेश ने कहा। आती हूँ, जरा ठहरो। और इतना कहकर रति गौशाला से आंगन में आ गई। महेश से बोली, कहो जी, क्या बात है? तुम तो जानती हो ना पगली कि बाबूजी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा हूँ। अगर तुम नहीं समझोगी तो मेरी बात भला कौन समझेगा? हाँ, सब समझती हूँ। अब तुम जाओ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, रति ने हंसकर जवाब दिया। ठीक है, तो मैं फिर चलूं? महेश बोला। और रति ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी अनुमति जताई और महेश मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। तो यह थे रति और महेश, जो आज हमारे कहानी के मुख्य पात्र हैं। और अभी आगे हम एक और मुख्य पात्र से आपका परिचय करवाएंगे, जिसका नाम है राधे श्याम। महेश के पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद जमीन जायदाद की सारी जिम्मेवारी अब महेश पर आ पड़ी थी। उसका सारा दिन मुनीम जी के साथ बही खातों की जांच करने में ही व्यतीत हो जाता था और वो अब रति को कम समय दे पाता था। फिर भी रति बुरा नहीं मानती और घर गृहस्थी के कामों में खुद को उलझाए रखती थी। रति के मायके में भी कोई नहीं था, इसलिए गृहस्थी संभालते हुए वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। सुबह शाम नदी पर स्नान करने के लिए जाती, मन लगाकर पूजा पाठ करती थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी रति भीतर से दुखी थी, क्योंकि बिहार को 5 साल होने आए थे और अभी वो संतान की किलकारियां सुनने के लिए तरस रही थी। उसके मन की पीड़ा महेश भी समझता था, लेकिन डॉक्टरी इलाज, वैद्यों और हकीमों के पास जाने के बाद भी अब तक दोनों निराश थे। उधर महेश का प्रतिद्वंदी राधे श्याम, जो अभी शहर से लौटा था, वो एक नंबर का अय्यास इंसान था। बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत, हवेली और जायदाद थी, जिसके बल पर उसने लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। जब देखो तब शराब में डूबा रहता था और महेश की तरक्की उसको आंखों देखी नहीं सुहाती थी। वो हमेशा उसकी काट करता रहता जहां भी उसे मौका मिलता। महेश और राधे श्याम की यह दुश्मनी खानदानी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। एक शाम राधे श्याम नौका विहार के लिए निकला। शराब बिना वो कहीं जाता नहीं था, जो उस वक्त भी उसके पास
मौजूद थी, क्योंकि इसके बिना राधे श्याम को नौका विहार में आनंद नहीं आता था। राधे श्याम ने काफी पी ली थी और उसके पलकें मदहोश होकर झपकने लगी थी। आकाश में सुनहरा सूरज बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। नदी का पानी चमचमा रहा था और नदी का विशाल प्रवाह जगमगा रहा था। नाव अब नौका विहार करके वापस लौट रही थी। नदी के किनारे घाटों पर लोगों की चहल पहल थी, लेकिन राधे श्याम का ध्यान उन सभी की ओर ना गया और उसका ध्यान उस ओर गया जहां उधर एकांत में जब रति नदी में स्नान करने उतरी तो उसे राधे श्याम ने देख लिया। राधे श्याम को वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। वैसे भी रति का नियम था कि नित्य प्रातः और सायं वह नदी में स्नान के लिए घर से कुछ दूर चलकर इधर एकांत में स्नान करने आती थी। अचानक राधे श्याम ने उसे देखा तो उसे लगा कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा है और उसने यही भूल कर दी। उसकी भूल भी जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा है और उसने यहीं पर भूल कर दी। उसकी भूल थी कि वो रति के सौंदर्य को देखकर बेकाबू हो गया। सामने वह अत्यंत सुंदर नारी, जिसके वस्त्र भीग कर उसके अंगों से चिपककर प्राय अंगों का स्पष्टीकरण दे रहे थे। प्रयागी आंखें और नीचे खड़ी सूर्य को नमस्कार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नारी नहीं, जल पर उगा गुलाबी कमल थी। राधे श्याम उसे देखकर वो चक्का सा रह गया। उसने आज तक ऐसा गोरा रंग, शरीर का कटाव और ऐसा रूप नहीं देखा था। वो उसे देखते ही भाव विभोर हो उठा। उसने खेवनहार से पूछा कि वो औरत कौन है। तब खेवनहार बोला, जी वो तो जमींदार महेश सिंह की घरवाली है। अब रति स्नान करके जा ही रही थी, लेकिन राधे श्याम के मन में आशा का संचार हुआ। उसके हृदय की गति अब तीव्र हो चुकी थी और श्वास थम चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल रति ही रति समाई हुई थी, जिसे पाने के ख्वाब राधे श्याम ने अपनी आंखों में सजा लिए थे। अब राधे श्याम की आंखों की नींद और दिल का चैन रति लूट कर ले जा रही थी और राधे श्याम यह सब होने दे रहा था। अब रोजाना ही राधे श्याम वहां आने लगा जहां रति स्नान करने आती थी और फिर एक दिन राधे श्याम ने और
फिर एक दिन राधे श्याम ने आखिरकार रति से अपने मन की बात कह ही दी। रति स्नान करके वापस आ रही थी तो राधे श्याम उसके नजदीक गया और उससे बोला, जरा सुनिए जी, कौन है आप और क्या कहना चाहते हैं? रति ने पूछा। जी, मैं राधे श्याम और मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ, राधे श्याम ने कहा। राधे श्याम के इतना कहते ही अब रति के लिए असहनीय हो गया और उसने एक जोरदार झापड़ राधे श्याम के गाल पर धरते हुए कहा, लाज नहीं आती तुम्हें? उम्र में मुझसे छोटे होकर ऐसी बातें कहते हो? मैं किसी की पत्नी हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं। खबरदार, जो आज के बाद मेरा रास्ता रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। यह बकवास नहीं, प्रेम है और एक दिन मैं इसे साबित करके रहूंगा। तब आपको मेरे प्यार पर भरोसा करना ही होगा, राधे श्याम ने कहा। यह इस जन्म में तो मुमकिन नहीं, रति बोली। मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। इतना कहकर राधे श्याम वहां से चला गया और रति उसे जाते हुए देखती रही। रति ने यह सब बातें महेश को नहीं बताई क्योंकि वो सोच रही थी कि न जाने यह सब सुनकर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया हो। और उधर राधे श्याम के हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रति के प्रेम ना स्वीकार करने के बाद वो शराब के नशे में डूब गया था। कभी तो नाली में गिर जाता तो कभी रात को किसी सड़क पर पड़ा हुआ होता। ये बात महेश को पता लगी तो उसने रति से कहा कि मेरे दुश्मन राधे श्याम को किसी से मोहब्बत हो गई है और वो उसके गम में पागल हो गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो लड़की कौन है तो उससे बदला लेने में बहुत आसानी होगी। तब रति उस बात को छुपा न सकी और उसने महेश को सब कुछ बता दिया। अब महेश ने रति से कहा वो राधे श्याम से प्यार का झूठा नाटक करे, लेकिन रति ना मानी। तब महेश ने उसे अपनी कसम देकर राजी कर लिया। रति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति की बात माने या न माने, क्योंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई पति अपनी पत्नी से, परपुरुष से प्रेम का अभिनय करने के लिए कह सकता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे और वो सोच रही थी कि अपने प्रश्नों के उत्तर किससे जाकर पूछे। महेश ने तो मन में ठान ही लिया था, राधे श्याम को नीचा दिखाना है और वो इसके लिए किसी भी
सीमा को लांघने के लिए तैयार बैठा था। उसने रति से अपनी कसम देने के अलावा यह भी कहा कि मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हमारी वंश बेल को बढ़ाने वाला अभी तक ना आया, लेकिन मैंने तब भी तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। क्या औरों के घर की किलकारियां सुनकर मेरा भी जी नहीं करता कि मेरे घर में भी किलकारी गूंजे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें दुख देने के लिए कभी कुछ नहीं कहता। तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझता हूँ। तो क्या तुम मेरी खुशी के लिए मेरी ये बात नहीं मान सकती? महेश ने जो पासा फेंका था उसमें रति की मात निश्चित थी। उसने आज युधिष्ठिर का रूप धरकर रति को दांव में लगा दिया था, ये परवाह किए बिना कि उसके सामने वो रति द्रौपदी बनकर हार रहा है और राधेश्याम दुशासन से भी बेहतर है। अगर रति फंस गई तो उसकी लाज बचाने यहाँ कान्हा भी नहीं आने वाले। रति महेश की भावनात्मक बातों में के भंवर जाल में फंस गई, जिससे उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। पहले तो रति सोच नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसके डर और संकोच दोनों लुप्त थे, क्योंकि अब सुहाग ही अपनी सुहागन का बलिदान देना चाहे तो फिर कुछ शेष बचता ही नहीं। आखिरकार रति ने राधेश्याम का प्रेम स्वीकार कर लिया। दोनों तरफ से पत्रों का लेन देन होने लगा। यह पत्र रति महेश को पढ़ाती, फिर महेश अपनी योजना की सफलता पर मंद मंद मुस्काता। धीरे धीरे दोनों ओर से कई कई पत्र प्रश्न उत्तर के रूप में हाथों में बदलने लगे। फिर भी आग कोयले से ढकी रही, धुआं ना उठा। अगर धुआं उठता तो जमाने को खबर लग जाती। रति का स्नान नदी के घाट सुबह शाम अधिक देर तक होने लगा। राधेश्याम उसे अनेकों बार वहां आकर अकेले मिलकर चला जाता, लेकिन फिर एक दिन वह एक मद भरी सांझ थी। रति और राधे नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठे दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। राधे की आंखों में अजीब सा सुरूर था। रति के गुलाब समान होठों की मुस्कान उसे बेचैन किए जा रही थी। वो खुद को उसके रूप के सामने पराजित समझ रहा था। नदी पर डूबता सूरज, चिड़ियाओं का चहचहाना, ठंडी बयार और पानी में उठती हिलोरें राधे को इतना बेचैन कर गई कि वो अपने मन में उठती हिलोरों को दबा न सका और भूलवश
रति के होठों का प्रगाढ़ चुंबन ले बैठा। रति स्वयं को छुड़ाती रही, लेकिन राधे न माना। राधे को तब होश आया जब उसकी वासना शांत हुई। रति ने आव देखा न ताव और जोर का थप्पड़ राधे श्याम के गालों पर धर कर बोली, निर्जल पापी, तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तेरा प्रेम सच्चा होता तो तुझ में धीरज होता, लेकिन तू जिसे प्रेम कहता है वो तेरी सिर्फ वासना है, और इस वासना में तू अंधा हो चुका है। आज के बाद मुझसे मिलने की कभी भी कोशिश मत करना। मैं तुझ जैसे पापी से मिलना नहीं चाहती। और इतना कहकर रति अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली आई। रात हो चुकी थी। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन रति के मन में तो अंधेरा छाया हुआ था। रति ने रसोई बनाकर रख दी, लेकिन खाया नहीं था। उसका मन व्यथित था। फिर वो सारे दीपक बुझाकर एकांत में बैठ गई। तभी किसी ने धीरे से दरवाजे की साकल खटखटाई। रति ने पहले लाइटन जलाई, फिर कांपते हाथों से किवाड़ खोले। वो कोई और नहीं, महेश था। महेश बाहर से खाना खाकर आया था, इसलिए कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन रति देर तक जागती रही। उसे अपने होठों पर राधे श्याम का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। उसे स्वयं से घिन आ रही थी, पर पुरुष का स्पर्श, वो भी अपने अधरों पर। छी छी, ये तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। दिन बीत रहे थे और अब रति घाट पर स्नान करने न जाती। उधर रति की सूरत ना देख पाने के कारण राधे श्याम व्याकुल हो उठा और एक रात पिस्तौल अपनी कमर में छुपाकर रति के मकान पर जा पहुंचा। पहले मकान के किवाड़ पर लगी साकल खटखटाई और खुद को कंबल में छुपा लिया। जब रति ने किवाड़ खोले तो धड़धड़ाता हुआ भीतर घुस गया। उसने कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं समझी। रति ने देखा तो चिल्ला उठी। तब राधे श्याम ने अपने चेहरे से कंबल हटाया। लालटेन की रोशनी में रति ने उसे देखा और वह पीछे हट गई। राधे श्याम उस समय उसे बाघ की तरह घूर रहा था। उसने रति की ओर पिस्तौल तान कर कहा, शोर मत मचाना वरना गोली मार दूंगा। रति यह देखकर मुस्कुराई और बोली, अब तुम इस हद तक गिर चुके हो
हाँ, गिर चुका हूँ। इस हद तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी अवहेलना करते हो। राधे बोला, सच? मुझे प्यार करते हो तो यूं चोरी छुपे क्यों यहाँ आए हो? मुझे बदनाम करना चाहते हो? रति ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं कर सकता रति। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। तुम मुझे प्यार करो या ना करो, मगर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारे बिना जी नहीं पाया तो मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी नफरत लेकर ना तो मैं जी पाऊँगा और ना ही मर पाऊँगा। बस मुझे एक बार क्षमा कर दो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र है, जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इस कहानी को आगे सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस कहानी को